नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 15 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहले तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। देशवासियों को आज इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, देश भर में जश्न और देश भर में स्वतंत्रता दिवस देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है और अमेरिका में भी तिरंगा फहराया जाएगा। आज इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, 15 अगस्त को अभेद के लिए दिल्ली का आसमान, दिल्ली एयरपोर्ट से आने वाली चार्टर्ड और ट्रांजिट फ्लाइट पे पूरी तरीके से रोक। प्रधानमंत्री मोदी ललकार रहे हैं लाल किले से। और इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे, तालिबान पूरी तरीके से जहां एक तरफ आज आज़ादी का जश्न मना रहा है भारत, तो वहीं अफगानिस्तान में इस समय आज़ादी खत्म हो रही है। तालिबानियों ने काबुल पे की चढ़ाई। इस बीच भारत को भी दी धमकी, अगर कहा सेना भेजे तो फिर हश्र बुरा होगा। इस बीच सलमा डैम पर भी कब्जा कर लिया, जो भारतीय डैम थी, भारतीय परियोजनाओं पर। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच 250 के करीब हिंदू और सिख ने मांगा है भारत सरकार से मदद। गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है पत्र। जी आपको बता दें, हिंदू और सिख परिवार फंसे हैं तालिबानियों के चंगुल में, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने किया बड़ा ऐलान। कहा, हम अपनी सेना को एकजुट करके तालिबानियों को हराएंगे। उन्होंने फिर से भरी है हुंकार। एक एक करके जानेंगे। असम मिजोरम सीमा पर फिर से तनाव बढ़ा हुआ है। और इस बीच सत्ता बदली तो बदला सुर। नेपाली पीएम बोले, पड़ोसी अच्छा है भारत, चीन से नहीं है कोई लेना देना। तो दोस्तों, एक एक करके जानना जरूरी है आपको। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाक को करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, आज़ादी के जश्न के आकर्षण का केंद्र है तिरंगा। आज का इतिहास आपको बता दें दोस्तों, इस तिरंगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस दिन सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। जी हाँ, दरअसल लाल किले से लेकर स्कूल, सरकारी संस्थानों, इमारतों, सार्वजनिक जगहों और घरों में, ऑफिसों में बड़े ही शान से फहराया जाता है। और हर कोई किसी न किसी रूप में तिरंगे पर अपना प्यार लुटाता है। कोई अपने शरीर पे तिरंगे का टैटू बनवाया है, तो कोई तिरंगे या 3 रंगों वाले कपड़े पहना है। कोई तिरंगे की रंग का मेकअप भी इस रूप में इस्तेमाल किया है। तो आज तिरंगे को लेकर देश भर में जश्न है। तिरंगे का इतिहास, पहला भारतीय झंडा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। और इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। झंडे के बीच की पट्टियों पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। नीचे की पट्टी पे सूर्य और चांद का सांकेतिक चिन्ह बना हुआ था। तो दोस्तों, ये इतिहास है वंदे मातरम का। दूसरा झंडा 1907 को मैडम कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों ने फहराया था। तीसरा झंडा 1917 को लोकमान्य तिलक के होम रूल मूवमेंट में फहराया गया था। और उसके बाद फिर 1947 के बाद से तिरंगा भारत में फहराया जाने लगा। ये भारत का इतिहास। कमेंट के माध्यम से जय हिंद, वंदे मातरम लिखिएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके में जहां देश भर में जश्न मनाया जा रहा, तो वहीं दिल्ली अभेद किले में लाल किले को भी पूरी तरीके से ढक दिया गया है। एक बाउंड्री वॉल कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी का चल रहा संबोधन। दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाली चार्टर्ड और ट्रांजिट फ्लाइट पे कल से रोक लगी और 24 घंटे तक ये रोक रहेगी, क्योंकि आज 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। देश भर में इसके मद्देनजर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त कर दिया गया है। देश भर में ये आपको बता दें कि खालिस्तानियों ने धमकी दी थी, लेकिन उन तमाम धमकियों के बावजूद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क और मुस्तैद हैं। इस वजह से कोई फिलहाल अनहोनी की खबर नहीं आई है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले अपडेट लेते हैं। तालिबान को यूएन ने दी बड़ी चेतावनी। कहा, स्थिति कंट्रोल से बाहर तो ठीक नहीं। दरअसल तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने देश के एक दूसरे के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात और कांधार पर कब्जा कर लिया है। कहा जा रहा है कि विद्रोही गुट को देश के 60% क्षेत्र पर नियंत्रण हो चुका है। इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि काबुल भी जल्द तालिबान के हाथों में आ सकता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि अफगानिस्तान में हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। तालिबान को फौरन हमला रोकना होगा।
बलपूर्वक सत्ता पर काबिज होने में सिर्फ खोने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान लंबे समय से सिविल वॉर की चपेट में आ जाएगा और युद्धग्रस्त देश दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। तो ये हालात है, आपको बता दें। इस बीच गुटरेश ने कहा है कि अफगानिस्तान अभी तक अराजकता और हताशा की चपेट में रहा है और लंबे समय से पीड़ित लोगों के लिए एक अविश्वसनीय त्रासदी है। गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि अफगानिस्तान कंट्रोल से बाहर हो रहा है। अफगानिस्तान में विभिन्न प्रांतीय राजधानियों पर तेजी से कब्जा जमा रहे तालिबानी से यूएन चीफ ने कहा है कि उसे जल्द हमला करना रोकना चाहिए और अपने देश की जनता के हित के बातचीत करना जरूरी है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, देश की सेना को फिर से करेंगे संगठन, तालिबान के खिलाफ हासिल करेंगे जीत, राष्ट्रपति अशरफ गनी का ऐलान। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश के नाम एक पहले से रिकॉर्ड किए गए मैसेज को में वादा किया है कि देश में अब खून खराबा नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति ने जंग लड़ रहे सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा किया है। गनी ने कहा है कि मौजूदा हालात में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बलों का दोबारा संगठित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में जारी तालिबानियों हिंसा और हमलों के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश की सुरक्षा बलों की प्राथमिकता देने की बात कही। देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल भारतीय सेनाओं को एक तरीके से हम कह सकते हैं तालिबानों ने धमकी दी है। कहा है कि अगर भारतीय सेना भेजे तो फिर हश्र वही होगा जो दुनिया भर की सेनाओं का हुआ। दरअसल अफगानिस्तान फतह करने की स्थिति में आ चुके तालिबान ने प्यार के साथ भारत को धमकी भरा पत्र भेज दिया है। अफगानिस्तान ने भारतीय फौज भेजने को लेकर चेतावनी दी है। दरअसल सलमा डैम तोड़ना और खास करके वहां फंसे हिंदू और सिख को लेने के लिए भारतीय सैनिकों की रवानगी की तरफ भारत कदम बढ़ा रहा था। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम न तो भारतीय राजदूतों को टच करेंगे, न तो भारतीय परियोजनाओं को, जो सब जनता के लिए खुली रहेंगी, लेकिन केवल एक शर्त है कि भारतीय सेना भारत सरकार अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान में नहीं भेजेगा। दुनिया भर के किसी भी देश की सेना को हम अफगानिस्तान की धरती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ें उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो एक तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, ये तालिबानियों ने एक तरीके से धमकी कह सकते हैं या चैलेंज, ये जो कुछ भी है ये इन्होंने अपना मैसेज दिया है। अगली अपडेट, 257 अफगानी सिख और हिंदू परिवार को काबुल से जल्द निकालें, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन की गृहमंत्री अमित शाह से की अपील। जी दरअसल आपको बता दें कि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से अफगानिस्तान में बदतर होते सुरक्षा हालातों के मद्देनज़र 257 अफगान सिख और हिंदू परिवारों को काबुल से जल्द निकालने की अपील की है। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह सानी ने एक बयान में कहा है कि अफगान मूल के सिखों और हिंदुओं को सुरक्षित वापस लाना ज़रूरी है क्योंकि उनकी जान का खतरा में है। और बयान के अनुसार संगठन अफगानिस्तान से आने वालों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सहयोग करने को तैयार है और उन्हें निःशुल्क रोजगारों मुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आप इसी में हम आपको बता दें कि जो अफगान सिख और हिंदू परिवारों पर ये हमला कहीं न कहीं तरीके से जारी फंसे हुए हैं, उनको लेकर अब माना जा रहा है कि भारत सरकार उनको निकालने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि आने वाले समय में उनको CAA के अंतर्गत हम नागरिकता भी देंगे। तो दोस्तों ये भारत सरकार का फैसला है, उनको नागरिकता भी दी जाएगी, ससम्मान उनको लाया भी जाएगा क्योंकि सिख और हिंदुओं को अफगान हो या पाकिस्तान हो तमाम देशों से लाने के लिए मोदी सरकार ने कानून भी लाया है और उस कानून को कहते हैं CAA नागरिकता संशोधन कानून और इसी के जरिए तमाम उन अफगानी भाइयों को नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। असम मिजोरम सीमा पर फिर से बड़ा तनाव, हैलाकांडी के स्कूल में बम विस्फोट की आई है खबर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि असम और मिजोरम के बीच सीमा पर तानातानी कम नहीं हो रही थी और इस बीच सीमावर्ती एक स्कूल में बम विस्फोट के बाद दोनों राज्यों के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा है। स्कूल में विस्फोट की यह घटना असम के हैलाकांडी जिले के गुटगुटी इलाके में हुई है। बम विस्फोट की इस घटना से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद दोनों राज्यों के बीच तनाव
तनाव फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक गुटगुटी इलाके के पकुआ पूवी लोअर प्राइमरी स्कूल में बम विस्फोट हुआ था, जिसके बाद से टकराहट बढ़ गई है। अगले अपडेट लेते हैं। सत्ता बदला, सुर बदला, बदला, नेपाल की बोली बदली, पीएम ओली बदले और इसके साथ ही बदल गया पूरा नेपाल। कहा भारत सरकार के साथ रिश्ते हमारे सही, चीन को नहीं जानते हैं। दरअसल नेपाल में नेपाली की बोली, नेपाल के पीएम ओली जैसे ही बदले, बोली भी बदल गई। नेपाली कांग्रेस की सरकार शेर बहादुर देउबा को पीएम बने 13 अगस्त को 1 महीने हो जाएंगे और इससे पहले केपी शर्मा ओली पीएम थे। उनके पीएम रहते भारत नेपाल के बीच संबंधों में खटास आई थी। अब नेपाली कांग्रेस ने भारत और चीन को लेकर कह दिया है कि चीन एक स्पेशल पड़ोसी के रूप में भारत की जगह नहीं ले सकता है। पार्टी ने लिम्पियाधुरा काला पानी लिपुलेख मसले से बातचीत के जरिए सुलझाने को जोड़ दिया है। हाल ही में पीएम देउबा ने अपने गठबंधन के सहयोगियों से मिलकर साझा न्यूनतम कार्यक्रम शुरू किया। नेपाल ने पिछले साल लिम्पियाधुरा काला पानी लिपुलेख इलाके को अपने मानचित्र से जोड़ते हुए क्षेत्र में अपना दावा ठोंक दिया था। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें, काबुल के बेहद करीब पहुंचा तालिबान। अमेरिका ने दूतावास से खुफिया कागज मिटाने को कहा। जी हां, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर काबुल की ओर बढ़ गया है। इस बीच जो दस्तावेज, खास करके खुफिया जो दस्तावेज थे, उन सबको जलाने, उन सबको मिटाने के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच 3000 अमेरिकी सेना और 600 ब्रिटेन की सेना जो वो अफगानिस्तान में फिर पहुंची है, अपनी सेनाओं के साथ पहुंची और उन्होंने खास करके अपने लोगों को निकालने के लिए पहुंचे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम अपने सेनाओं को, अपने लोगों को निकालने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हमले की बड़ी साजिश नाकाम, जैश के 4 आतंकी गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी कल जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश के मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। आतंकियों की साजिश स्वतंत्रता दिवस पर मोटरसाइकिल आईडी का इस्तेमाल कर हमले की थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से यह नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश के 4 आतंकियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी ड्रोन से गिराए गए हथियारों को इकट्ठा करने और उनके घाटी में एक्टिव जैश के आतंकियों तक इन्हें पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। और साथ ही ये लोग 15 अगस्त से पहले वाहन में आईडी लगाकर वाहन हमले में फिराक में थे। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, मुकुल राय ने फिर से मारी पलटी, बढ़ा ममता के मुसीबत ममता बनर्जी के। कहा जहां जहां उपचुनाव होंगे जीतेगी भाजपा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले मुकुल राय की जुबान एक बार फिर से फिसल गई, या फिर हम कहें सच बयां कर दिया। मुकुल राय ने शुक्रवार को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भगवा पार्टी की जीत होगी। बता दें कि सप्ताह चुनाव में भगवा पार्टी की जीत। उन्होंने सप्ताह में दूसरी बार मुकुल राय ने ऐसा बयान दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि 2023 में होने वाले त्रिपुरा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहेगा, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव की बात में जीत उन्होंने कह दी है, तो इससे एक तरीके से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर खेला होबे और वो भी मोदी का होबे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शाहीन बाग में शामिल शायरों को बुलाया गया था, मुशायरा ही रद्द हो गया। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुशायरे का कार्यक्रम आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया। दरअसल इस मुशायरे में शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए शायरों को बुलाया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर मामलों के उछलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला कर लिया। आज़ादी की सालगिरह के अमृत महोत्सव के तहत इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार 13 अगस्त की शाम मुशायरे का कार्यक्रम रखा गया था और इसे लेकर आखिरी समय में इसे रद्द कर दिया गया है। इसी मुशायरे में सबीना अदीब और हासिम फिरोजाबादी को बुलाया गया था। सबीना अदीब और हासिम फिरोजाबादी पिछले साल शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे और इतना ही नहीं, दोनों शायरों ने वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार के अन्य लोगों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। ऐसे में दोनों शायरों को बुलाए जाने का विरोध सोशल मीडिया पे हो रहा है। अगले अपडेट यूएन में पीएम मोदी 25 सितंबर को कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय वार्षिक का संबोधन। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र को 25 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की अंतिम सूची में उनका नाम शामिल है। सूची और कार्यक्रमों में बदलाव हो सकता है क्योंकि उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विश्व नेताओं की उपस्थिति कोरोना महामारी की वैश्विक स्थिति,
खास करके बेहद संक्रामक डेल्टा स्वरूप के अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में तेजी से फैलने पर निर्भर करेगी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, दिल्ली अमेरिकी दूतावास में निर्माणाधीन साइट पे हादसा, 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। राजधानी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के अंदर शुक्रवार को एक निर्माण स्थल पर हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 1 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान कंचन और बाबूलाल के रूप में बताई जा रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे अब पंजाब निकल रहा है कांग्रेस के हाथों से। क्या कैप्टन होंगे भाजपा में शामिल? जी हां, दरअसल आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस आलाकमान के कैप्टन और सिद्धू के बीच सुलह का दावा फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ बिना नाम लिए मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में कैप्टन ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी। खैर, कैप्टन की इस बैठक में ज्यादा चर्चा उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिवस के पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में बोले राष्ट्रपति, हमने ओलंपिक में बड़ी कामयाबी हासिल की है, कोरोना महामारी का भी किया जिक्र। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने संपूर्ण देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये वर्षगांठ मानते हुए मेरा हृदय सहज ही आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 के सशक्त, समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना से भरा हुआ है। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि हमारे सभी देशवासी कोविड महामारी के प्रकोप से मुक्त हों तथा सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा है कि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी एक तरीके से हम कह सकते हैं समाप्त नहीं हुआ है। अगली अपडेट लेते हैं, गोवा के द्वीप पर तिरंगा फहराने का विरोध, नौसेना ने रद्द किया कार्यक्रम तो सीएम बोले हर कीमत पर फहराएंगे झंडा। दरअसल गोवा के साजो जेस्टी द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विरोध का मामला गर्माता जा रहा है। राज्य के सीएम ने साफ कर दिया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी भी कीमत पर द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इससे पहले नौसेना ने कहा था कि उसने स्वतंत्रता दिवस पर दक्षिणी गोवा के सीईओ जैसिंटो द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपनी योजना को स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद रद्द कर दिया है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नौसेना अधिकारियों से तिरंगा फहराने के कार्यक्रम को जारी रखने का अनुरोध किया है और द्वीपवासियों से चेतावनी दी है कि भारत विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। अगली अपडेट, मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी पंजाब में तीखी बहस, बाहुबली ने की केस स्थानांतरित करने की मांग। बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की गई थी और ये हमने आपको बताया था। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी 16 अगस्त से शुरू होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। जी हाँ, दरअसल यूपी में होने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव को देखते हुए पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी को तवज्जो दी गई है। प्रदेश में आने वाले 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है और अब ये नए मंत्री 16 अगस्त से पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे, जिसके जरिए बीजेपी की कोशिश है कि 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी उस खास वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में है जिनसे चुनकर ये जनप्रतिनिधि आते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर 3500 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा में कौन कौन और कब कहाँ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में भी यूपी का दबदबा दिखेगा। सौंपी गई है खास जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल बनाए जाने के बाद इस तरीके खास टास्क सौंप दिया गया है और वो टास्क है अपने क्षेत्र में और अपनी बिरादरी के लोगों को चुनाव से पहले पार्टी के साथ जोड़ने का। इसके लिए पूरे प्रदेश में 16 अगस्त से 7 मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। पूरी यात्रा तकरीबन 3500 किलोमीटर की होगी, जिनमें लगभग 120 विधानसभा क्षेत्र और 30 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र आएंगे। यानी 120 विधानसभा क्षेत्र और 30 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र आएंगे। यानी ये मंत्री अपने क्षेत्र में तो जाएंगे, लेकिन ख़ास तौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे जहां उनकी अच्छी पकड़ है और यहां उनकी जाति का वोट बैंक भी मजबूत है।
तो एक तरीके से रोड मैप तैयार कर दें, जनता के बीच सरकार के काम को पहुंचाएंगे। 2022 के चुनाव की तैयारियों का बिगुल भी फूंक दिया है। इस तरीके की रणनीति भाजपा तैयार कर रही है। इस बीच तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय